आवाज आ रही है ना अच्छे से? वही तो। यो हाँ यो हाँ मैम। बता दूंगा। हाँ ठीक है, बता दियो यार, अगर कोई दिक्कत होगी तो। सो हाँ। अग्रिम, ये सारे हिमाचल के बच्चे हैं अवंती के। एंड ये सब हम्म। प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए। तो कुछ बच्चे स्कूल में हैं अभी, कुछ बच्चे ने ड्रॉप ले रखा है नीट की प्रिपरेशन के अच्छा। लिए। इस साल पेपर हाँ हाँ। देना है इन्होंने। सो कहाँ से? मेजर ये सारे हिमाचल बेल्ट से है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, ओके कांगड़ा, ओके ओके ओके। धर्मशाला। हाँ हाँ हाँ। तो फाइन फाइन। सो बेसिकली द थिंग इज़ कि एक तो इन्हें एक्सपोजर अभी कम है। इन्हें पता है कि देखो मेडिकल के बाद एमबीबीएस देते हैं बस, या बीडीएस होता है, तो एक तो इनको हाँ एक्सपोजर हाँ कम है हाँ। है ना। वही ठीक। जो अपने को ठीक है पता था समझ। उतना पता है इनको। और समझ गया मैं, दूसरा हाँ हाँ। पेपर पास आ रहा है, तो ये है थोड़े घबराए हुए। एंड तीसरा इनको अच्छा बिल्कुल नॉलेज नहीं है साइंटिस्ट बनते कैसे है। सो अच्छा अच्छा। इट विल बी ग्रेट अगर तू इनको थोड़ा सा अपने बारे में बताएगा कि कैसे जर्नी रही अपनी हाँ एजुकेशन मैं की। को हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपने बारे बारे में। एग्जाम कब है इनका, सबसे पहले एग्जाम कब है आप 7th में। सबका? 7 years सर। 7 मई। 7 मई तो अभी काफी टाइम है। इनफ है टेंशन मत लो चलो तभी। तभी हमें प्रैक्टिस तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए अभी से ही, अपना बेस्ट देने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं अग्रिम चिल्टा, मैं शिमला से हूँ बेसिकली, हिमाचल प्रदेश शिमला से हूँ। तो मेरी जो बीएससी हुई है वो डॉक्टर वाइस परमार से हुई है। सोलन सोलन सुना होगा आप सभी ने। हेलो। इंटरेक्टिव। यस। यस सुन रहा है ना सर। सबको? ठीक है यस ठीक सर। है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ तुम सुनो बस। जस्ट मैं डॉक्टर वाइस परमार से मेरी बीएससी हुई है बायोटेक्नोलॉजी में। मैंने भी नीट की तैयारी की थी, मुझे भी याद है मैंने भी की थी। हमारे टाइम उस टाइम पीएमटी होता था। सन 2012 की बात है। तो उस टाइम नीट नहीं आया, तो उस टाइम पहले यहाँ पीएमटी होता था, स्टेट का होता था वो। अब तो पूरे इंडिया का हो गया ना नीट। तो मैंने भी तैयारी की थी, तो मेरा रह गया था कुछ नंबरों से। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि बीएससी करते हैं कोई प्रोफेशनल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो डॉक्टर वाइस परमार अपनी काफी अच्छी, उस टाइम काफी अच्छा उसका था। और भी यूनिवर्सिटी में दिया था, ट्राई किया था, लेकिन मेरा वहाँ हो गया था इजीली। तो वहां से मैंने 4 साल की बीएससी की ऑनर्स इन बायोटेक्नोलॉजी। उसका सब कैंपस है हमीरपुर में, नेरी में, सुना होगा आपने। नेरी जानते हो, हमीरपुर में नेरी में एक सब कैंपस है डॉक्टर वैस कुमार यूनिवर्सिटी का। तो मैंने वहां से बीएससी की अपनी 4 साल की। उसके बाद मैंने एक हमारा एग्जाम होता है आईसीआर का, नेशनल एग्जाम होता है, तो मैंने वो क्लियर करके, तो मेरी उसके बाद क्लियर करने के बाद मेरी एमएससी फिर मैंने की हरियाणा से, हिसार में एक यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहां से मैंने एमएससी की अपनी, वो मैंने की थी सेम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद मैंने 2 साल का मैंने थोड़ा ड्रॉप किया। ड्रॉप इन द सेंस कि मैंने डिफरेंट डिफरेंट उसमें प्रोजेक्ट्स में काम किया। मैं उसके बाद आपने सुना होगा, एफआरआई सुना होगा आपने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। सर मैंने वहाँ भी, देहरादून में है। हाँ 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 एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ वहाँ भी मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है 6 मंथ का। फिर एक मेरी लैब थी, सीएसआर की लैब है हमारे, आपको बताऊंगा मैं, सीएसआर की लैब होती है, मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है 6 मंथ। जम्मू में किया है मैंने काम। जम्मू में एक सीएसआर की लैब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, IIIM। 6 मंथ मैंने वहाँ काम किया। फिर उसके बाद सन 2022 में मैंने पीएचडी ज्वाइन की आईएनएसटी में, जहाँ भी स्टिल मैं भी हूँ। हाँ चंडीगढ़ मोहाली में, तो वहाँ मैंने पीएचडी अपनी ज्वाइन की है। तो मैं पीएचडी कर रहा हूँ, और साइंटिस्ट हूँ नहीं मैं, अभी बन रहा हूँ। अभी रिसर्च कर रहे हैं। और मेरा काम जो है बेसिकली टीवी पे है, ट्यूबरक्लोसिस पे। तो उस पर मैं काम करता हूँ, उस पर मेरी रिसर्च है। और ये मेरी जर्नी थी, और इसमें काफ़ी ठीक है, अप डाउन्स आए, सब कुछ आए, पर हो गया, यहाँ तक पहुँच गया मैं। तो ये सब था, और यहाँ पर अच्छा है, चंडीगढ़ में भी है, और अब मेरा काम भी काफ़ी अच्छा है। ये सब मेरे बारे में ये था। और आप सब अभी क्या ड्यूरिंग +2 हो चुकी है कि आपने ड्रॉप किया हुआ है यहाँ पर जो सर है? +2 में है। प्लस अभी टू +2 सर आपकी +2 कर हाँ रहे हैं अभी। कंटिन्यू है? कुछ बच्चे अच्छा प्लस टू स्टिल, में अच्छा है, कंटिन्यू है, ओके। कुछ कुछ ड्रॉपर्स है, कुछ ड्रॉप। प्लस टू में। मिक्स है। ओके, और सब यहाँ पर बायोलॉजी वाले हैं, मेडिकल? हाँ अभी सारे, हाँ सारे नीट वाले बच्चे। अच्छा नीट वाले बच्चे, ठीक है ठीक है। हम्म। तुम हाँ तैयारी, मैं तो एक फोकस मैं इस पे करता हूँ। अगर आपने तैयारी करनी ना, सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन पकड़ो। मैं इसमें आप सभी को मैं बोलूंगा, अगर आपके पास बुक्स होगी या फिर ऐसे कुछ नोट्स होंगे जहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन आपको अवेलेबल मिल रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता था, हमारे पास बुक्स होती थी। तो अगर आपको मिल रहा है प्रीवियस क्वेश्चन, तो फोकस आप उसमें भी करो, मतलब उसमें ज़्यादा ध्यान दो। मैं से बच्चों को पहली बात तो ये बोलूंगा। हाँ, और चलो ये तो पीएमटी के बारे में बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा हमारे पास और फील्ड्स भी होती है।
मतलब आप जैसे कि आप एमबीबीएस तो चलो आप तैयारी कर ही रहे हो, वो तो आप चलो करो, उसमें तो आप अपना बेस्ट दो, लेकिन इसके अलावा जो जैसे मैंने क्या हुआ है, बीएससी कर रखी है, और बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे कि मैंने आफ्टर +2 हमारा एक वेटनरी का भी एग्जाम होता है, आपको पता होगा, पालमपुर यूनिवर्सिटी है जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर एक एग्जाम होता है, उसमें वेटनरी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दोनों का एग्जाम होता है, इकट्ठे होता है, हमारे टाइम तो इकट्ठे होता था, अभी इकट्ठे होता है मेरे ख्याल से। तो उसमें अकॉर्डिंग टू रैंक के अकॉर्डिंग आपको वहाँ सीट्स मिलती है, वेटनरी को अच्छे वाले जो जिनका रैंक अच्छा होगा उनको वेटनरी मिलती है, और जिन कम रैंक होगा उनको आपको एग्रीकल्चर मिलती है, तो आप वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा पालमपुर में उसका फॉर्म निकलता है, मेरे ख्याल से निकलना शुरू हो जाएगा, वो एग्जाम होता है उसका, आई थिंक जून जुलाई में होता है एग्जाम वेटनरी वालों का, वेटनरी और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मतलब मैं नीट के अलावा बातें बता रहा हूँ आपको मैं, कि नीट के अलावा कहाँ कहाँ आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि और हमारे पास बहुत फील्ड होती है। अगर आपने कुछ वहाँ भी आप बीएससी करोगे, वहाँ पर आपके बीएससी होता है सिंपल एग्रीकल्चर में, अगर आप वेटनरी में जाओगे तो वहाँ पर आपकी एक टाइप के एमबीबीएस वो डॉक्टर बनते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं हम बैचलर इन वेटनरी साइंस, तो वो भी 5 ईयर का होता है वो। तो उसके बाद आप अपना मास्टर्स करो, पीजी करो, फिर डॉक्टर अगर आपने जाना चाहते हो तो डॉक्टरी करो, ना कि आगे बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म खुल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के। तो एक तुम्हारा ये हो गया अपॉर्चुनिटी, दूसरा अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ से मैंने कर रखा है अपनी बीएससी, अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में है, वेजिटेबल में है, इस फील्ड में है अगर आपका इंटरेस्ट, तो अच्छा है, बीएससी ऑनर्स करो, आप एग्जाम दो उनका, अपना स्टेट एग्जाम भी होता है उनका, हाँ आपका नेशनल एग्जाम भी होता है एक आईसीआर का, आप नोट करते हैं ना सब कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो सर सुन यस रहे हो ना सर। सभी, सर हाँ एक तो नोट आपने पहले, हाँ यस नोट्स सर। करते रहो साथ साथ में, पहले एग्जाम आपने जो देना है, इसके अलावा मैं नीट के अलावा बोल रहा हूँ मैं, फर्स्ट देना आपने जो हमारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है पालमपुर का, एक तो वो देना, उसमें आपको दोनों आएगा, एग्रीकल्चर भी आएगा, साथ साथ में आपका वेटनरी का भी आएगा, ठीक है, एक तो वो हो गया हमारा। दूसरा हो गया जहाँ से मैंने किया अपना बीएससी, उसके लिए आपको देना पड़ा डॉक्टर वैस परमार यूनिवर्सिटी का, ठीक है, वो भी काफी अच्छा फील्ड, उसमें काफी अच्छा, आगे साइंटिस्ट भी बनते हैं, इसमें साइंटिस्ट की फील्ड है, साइंटिस्ट की या फिर प्रोफेसर की, वो आपने चूज करनी है, तो साइंटिस्ट वाली फील्ड की बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप एक वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बीडीएस तो है, ऑप्शन है ही आपके पास, और आयुर्वेदिक जो पपलूरा में, हमारे हिमाचल में वही है ना, आपको पता होगा ना बच्चों, हेलो, यस यस सर। यस हाँ हाँ सर। पालमपुर के और वैजनाथ के बीच में आता है जगह पपरोला, वहाँ पर आपका वेटनरी का भी, वहाँ पे आप ट्राई एग्जाम, उसका भी एग्जाम होता है, अलग से आता है उसका एग्जाम मेरे ख्याल से, कि नीट में ही है, हेलो, नीट में है सर। एमबीबीएस नीट का में है ही ना, है, नीट में ही आएगा वो। हाँ फिर अच्छा नीट में आएगा, मुझे हाँ हमारे टाइम अलग होता था एग्जाम, मैं वो अपने जब हमारा मैं स्टेट। था 2012 में, अब हमारा, हाँ हमारा उस टाइम अलग से होता था, नहीं चलो नहीं, वो अब तो इनका अलग बात नीट हो, है, नीट में आएगा, अब तो हाँ अग्रिम हाँ, एम्स, एएफएमसी और जिपमर भी नीट में ही कंबाइन हो गए, एक ही पेपर होगा, अलग अच्छा नहीं है। पहले अच्छा तो हम नीट में अलग अलग, कंबाइन हो गया, हाँ पहले हम अलग अलग हाँ देते थे हाँ ना, हाँ पहले अब हम, एक हो गए। हाँ 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 हाँ, हाँ हम अलग अच्छा देते ठीक थे। है ठीक है, नहीं तब तब, हाँ तब छोड़ो पर उसको रहने दो, वो नीट में आ हम्म जाएगा। हम्म हाँ उसके बाद हाँ साइंटिस्ट की फील्ड में बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि फिर मेरा डॉक्टर वैस परमार का हो गया, फिर एक होता है हमारा एग्जाम होता है आईसीआर का, वो हमारी एग्रीकल्चर में होता है, कॉमन नेशनल एग्जाम होता है, लिख लो उसको, नोट कर लो उसको भी, देख लेना आपने, ये भी आपके लिए काफी अच्छा है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज पूरे इंडिया में, वहाँ पर आप एलिजिबल हो जाते हो, आपका टेस्ट आपका क्वालिफाई होता है, अच्छे रैंक आता है, और इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, पर मंथ मिलती है आपको, शायद से बढ़ गई अब तो, पहले 1000 रुपए थी, मेरे ख्याल से 2000 3000 मिलती है आपको, 2 से 3000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और आपकी बीएससी भी होगी और फीस भी कम होती है, ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होता है आईसीआर का, ये भी पक्का भरना आपने, मतलब भरना ध्यान से देखना है इसके बारे में, पढ़ना, मैं तो बोलता हूँ अप्लाई करना है इसमें, क्योंकि ये भी काफी अच्छा है, आपको फील्ड साइंटिस्ट के लिए बनने, आगे जाना है, इस फील्ड में जाना चाहते हो आप, इसके अदर देन नीट डॉक्टरी के अलावा, सिंपल बीएससी ऑनर्स करो, फिर एमएससी पीजी करो, पीजी के बाद फिर जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ वैसे आप पीएचडी करोगे, फिर इसके आगे पोस्ट डॉक भी होती है हमारी, चलो वो तो बहुत हाँ आगे की बात है, फिलहाल अभी हम आपको बताते हैं कि बीएससी में कहाँ जाना है। और उसके अलावा आपके पास और भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आइजर हो गया, हाँ एक आइजर हमारे पास जो है, वहाँ पर एक आइजर आपने सुना होगा मोहाली में, जहाँ से मैं, मेरी पीएचडी बेसिकली वहीं से हो रही है, तो वहाँ भी एग्जाम होता है, लिख लेना आपने, आइजर का एग्जाम होता है एक, वहाँ पर आपका बीएसएमएस इकट्ठी होती है, वो 5 साल का ये होता है, वहाँ तो आप बिल्कुल, वो आपका एक बेस्ट है साइंटिस्ट बनने के लिए, अगर आपने साइंटिस्ट फील्ड जाना, आप रिसर्च फील्ड में जाना, आपने कुछ अच्छा काम करने से, मैं करूँ टीवी पे काम,
तो वैसे ही आप वहाँ डिफरेंट फील्ड में काम कर सकते हो। और आपको बेसिक आप बीएससी से शुरू हो जाओगे आप रिसर्च फील्ड में। मैं तभी शुरू हुआ ना पीएचडी में। आप अपने बेसिक जब बीएससी जाओगे तभी आपका एक वो बन जाएगा। आपने अब रिसर्च फील्ड में जाना है, एक साइंटिस्ट उसमें जाना है लाइन में, तो आपको बीएससी से शुरू हो जाएगा आपका। तो एक आइजर का एग्जाम होता है, IISER, उसकी भी आपने साइट में जाना है। आपने सब कुछ, आप तो ऑनलाइन हो चुका है, हमारे टाइम तो ऑनलाइन होता नहीं था इतना। तब ऑनलाइन जाओ आप, तो आपको पूरे एग्जाम आपको मिल जाएगा। वैसे मैं भी आपको पर्सनल बता दूंगा कि मेरी मेरी पीएचडी भी यहीं से हो रही है, आइजर और INST से ही हो रही है। तो आप वो भर सकते हो। एक हो गया हमारा आइजर का एग्जाम हो गया। तो कौन सा एग्जाम हो गया मैं बताता हूँ आपको। तुम्हारा वो हो गया वेटनरी वाला, वेटनरी और एग्रीकल्चर वाला एग्जाम, ठीक है, जो कि हमारा पालमपुर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हमारा एग्जाम वो हो गया। सेकंड हो गया हमारा ICAR का, ऑल ओवर इंडिया इसमें स्कॉलरशिप मिलती है आपको। तीसरा एग्जाम हो गया हमारा डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी का। सब कुछ आपको ऑनलाइन साइट में मिल जाएगा। मैं भले आपको लिंक भेज दूंगा, अगर ग्रुप में ऐड कर लेना, जब भी कुछ निकलता है तो मैं आपको उसमें भेज दूंगा कि फॉर्म निकल गया है, वो निकल गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ओके मैं सर। इनको भेज दूंगा, अपने साक्षी मैम को भेज दूंगा, आपको सेंड कर लेंगे, वो बता देंगे। मैं इनके थ्रू आपको बोल दूंगा जब एग्जाम निकलते हैं। एक आइजर का हो गया चौथा, और आइजर का हो गया तो आइजर भी हमारे ऑल इंडिया में 6 आइजर है। तो आपका ऑल इंडिया लेवल का होता है आइजर एग्जाम भी। इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपको पैसे मिलते हैं, पीएचडी होती है, और काफी कुछ इसमें आपको फायदे बेनिफिट मिलते हैं। आपकी फीस भी काफी कम होती है इसमें। और आइजर बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, आप मतलब कि बेस्ट इंस्टीट्यूट आइजर। आप इसका भी एग्जाम दे सकते हो आफ्टर, मतलब कि +2 के बाद, अगर नीट के अलावा, अदर देन नीट्स। तो ये भी आपके गुड ऑप्शन है अगर आपने इस फील्ड में जाना है। और आपका जो मैंने भरा था, इसके अलावा आपके बीएससी के बाद ये भर सकते हो आप इस फील्ड में, अगर आपने जाना है, अच्छी जगह से करना है। बाकी तो नॉर्मल बीएससी और वो तो हर जगह से कर सकते हो, मतलब आपके जो स्टेट में वो होते हैं, अपने यूनिवर्सिटीज होती है और कॉलेज होते हैं, तो उसमें तो आपने लास्ट ऑप्शन रखना हो, तो लास्ट ऑप्शन पहले आपने देखना है ये जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है या फिर अच्छी, जहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है इन फ्यूचर। और आगे आप उसमें, आफ्टर दैट आप बीएससी के बाद इसमें और भी काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ एक, जैसे जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, फॉरेस्ट्री जो यूनिवर्सिटी डॉक्टर वाइस परमार, सुना होगा आप सभी ने, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है हमारी हिमाचल की वो। तो वहाँ से आप मान लो बीएससी कर रहे हो, तो आफ्टर बीएससी वहाँ पर एग्जाम होता है, RFO का होता है, गवर्नमेंट एग्जाम है। तो उसमें सिर्फ सिर्फ जिन्होंने बीएससी फॉरेस्ट्री में की होगी वो एलिजिबल होंगे, बाकी कोई एलिजिबल नहीं होगा। तो हमारे पर्टिकुलर आप उस फील्ड में कर रहे हो तो आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। तो उसे डायरेक्ट आप अपने आफ्टर बीएससी आप एग्जाम दो और RFO बन जाओ। RFO तो काफ़ी रेंज ऑफिसर, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, गवर्नमेंट पोस्ट होती है। उसके बाद DFO बन जाओ, DFO का भी काफ़ी, DFO बनते से प्रमोट होते हैं, मतलब काफ़ी अच्छी पोस्ट है गवर्नमेंट भी इसमें। ऐसा नहीं कि मतलब अपने साइंटिस्ट में जाना होगा। मान लेना जब हम जाते हैं तो हमारे रास्ते खुलते जाते हैं, हम समझते जाते हैं चीज़ों को। नीट के अलावा अभी हम, क्योंकि जब मैं था अपने बीएससी अपने +2 के बाद, तो बस घर वालों ने बोला नीट, बस नीट निकालो और कुछ नहीं होता, बस नीट होता है। मैं ड्रॉप तो नहीं किया था, मुझे लग गया था कि ड्रॉप करूंगा तो रहने देता, इसलिए मैं तो कहीं और हो गया था, पर नीट हुआ नहीं था। तो मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि और एग्जाम मैंने दो भरे थे, 2-3, एक पालमपुर का, एक अपने जहाँ से मेरी बीएससी हुई है डॉक्टर वाइस परमार का। तो मेरा हो गया था वहाँ पर, तो मुझे इतना पता नहीं होता था। अब तो काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे टीचर आपके पास, गाइडलाइन आपके पास काफ़ी अच्छी है, आपको गाइड करने वाले काफ़ी अच्छे हैं, ऑनलाइन भी, हर जगह, हर फील्ड में। तो आपका अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इस टाइम, आज के टाइम में। तो आपको अप्लाई करो, अपना बेस्ट दो, क्योंकि एग्जाम सेम हो ही आता है। आप ऐसे मत सोचो एग्जाम कुछ डिफरेंट देना पड़ेगा हमें, डिफरेंट होगा, मतलब कि नीट से कम लेवल का ही आता है। मैं इतना कहूँगा आपको, उससे कम लेवल का आता है दोनों जगह, डॉक्टर वाइस परमार में भी और आपके अपने पालमपुर में भी, और ICR में भी इवन। पर ICR का थोड़ा जो हमारा आइजर है ना, ISCR जो मोहाली में, जो एक मेरा मोहाली में भी है, वैसे तो पूरे इंडिया में 6 है। वहाँ थोड़ा वहाँ थोड़ा अच्छा आता है एग्जाम, वहाँ पर थोड़ा अच्छा आता है, लेवल थोड़ा अच्छा होता है उनका, क्योंकि वहाँ पर आप बेसिकली टिपिकल एक साइंटिस्ट की फील्ड में जा रहे हो, आप रिसर्च फील्ड में जा रहे हो, थोड़ा वहाँ अच्छा आता है आपको, एक आपको ही आपको बेस में आपको साइंटिस्ट ले जाएंगे। तो वो चीज़ें है, बाकी तो यही है कि आप इसके अलावा ये ऑप्शन है मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल, अगर नीट के अलावा। और कुछ कुछ क्वारी तुम पूछो, कुछ अगर पूछना है इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा यार जिन कुछ क्वेश्चंस मेडिकल हैं, फील्ड। कुछ हाँ क्वेश्चंस हाँ, हैं पूछो इनके, पूछो। तो इन्होंने भेज हाँ हाँ रखे थे। हाँ तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा, अभी एक बच्चे ने बोला कि ये जो इंस्टीट्यूट है जैसे आइसर है या कोई भी हाँ हाँ। बेटर इंस्टीट्यूट है, उसमें सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स लोग जा पाते हैं। यार इनको बताओ ये बात कि ये सच है, सिर्फ आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों को एडमिशन मिलता है अच्छे इंस्टीट्यूट में? नहीं यार,
देखो मैं आ गया, मैं आउट ऑफ बॉक्स नहीं था। बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर, नॉर्मल बच्चे आते हैं हमारे, तो क्या है, हमारा मेंटली फोबिया होता है। अपने दिमाग में सोच ले कि यार अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर बस अच्छे जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। हमारे टीचर भी बोलते हैं कि हमारे, कभी मत इससे अपने आप कंपेयर मत करना कि हमारे परसेंटेज हमारे 60 या 70 आ रही है। मेरी खुद यार 70 में रहा हूँ, मैं 60 में रहता हूँ, मैं अच्छी ओजीपी नहीं, अच्छी परसेंटेज नहीं, मैं अच्छी इंस्टीट्यूट से कर रहा हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बाकी का दूंगा मैं। और मेरे साथ बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं जिनके इतने अच्छे वो नहीं आते। टेस्ट क्वालिफाई करो, आप अपना उसमें फोकस करो। आपको बस मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, जो आपके +2 में नंबर होते हैं 60 या 70 थे आई थिंक, है ना? 60 के कितने बाद होते हैं? 60 के बाद एलिजिबल हो जाते हैं ये, इवन हाँ और 60 गवर्नमेंट होते हैं ना। एग्जाम के लिए भी हो जाते हैं ये। हाँ, हाँ 60%। 60 चाहिए आपको मिनिमम। आप टेस्ट टेस्ट क्वालिफाई करो, कोई आपको कोई रोकेगा नहीं। और कुछ वहाँ पर ऐसे मत सोचो कि बहुत स्पेशल लोग आ रहे हैं, बहुत हाई फाई लोग आ रहे हैं। हम जैसे लोग आते हैं, हम जैसे से जैसे हम जैसे लोग होते हुए होते हैं। बस वहाँ पर आपको ये होता है कि थोड़ा बहुत आपको, हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है शुरू में भी और बाद में भी, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है वहाँ जाके। पर ऐसा कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बच्चे वहाँ पर कि कहीं अलग अलग प्लेनेट से आ रहे कि एलियन है, ऐसा कुछ नहीं है। हम जैसे ही बच्चे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये अपना दिमाग से फोबिया निकाल दो, ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये सोचो कि हम कर सकते हैं, हम में ही है। एक सीट है हमारे वहाँ पर, बस हमने क्या देखना, एक सीट है, देखना कितनी सीट है। हमारे को बस एक सीट चाहिए, सभी एक सीट चाहिए, और बस हमको चाहिए बस एक सीट चाहिए, हमने वो निकालना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं सोचना। मैं ये सोचता हूँ अपने भी। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता कि जो हम नहीं क्वालिफाई कर सकते, बस दिमाग में होता है कि हाँ नहीं हो सकता। तो सभी को ये कहूंगा कि आप ये मत सोचो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर आउट ऑफ द बॉक्स या फिर हम नहीं कर पाएंगे, ये सब चीजें मतलब कि वेस्टेज, अपना दिमाग में खराब बातें, गंद मैं कहूंगा सिंपल इसको, वो निकाल दो। हम सभी निकाल सकते हैं, इजीली ओके, निकाल सकते हैं। हाँ हाँ। बहुत बढ़िया। ये सेकंड क्वेश्चन है इनका कि ये आपको कभी डीमोटिवेटेड फील हुआ है, और अगर हुआ है तो आप कॉन्फिडेंस कैसे रीगेन करते हो? हाँ, ये होता है, सबकी लाइफ में आता है, फेस टू मोटिव फेस सभी की लाइफ में आता है। मैं समझ सकता हूँ, चीजें तो आती है, बच्चों की भी आती है, मेरे साथ भी हो रखा है। कॉन्फिडेंस आपका ये आ सकता है कि आपको एक तो नॉलेज, नॉलेज आपके लिए बेसिक चीज है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। नॉलेज कैसे आएगी? आप जब पढ़ोगे, पढ़ना ही नहीं कि बस दिन रात पढ़े मतलब 24 घंटे में आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, वो नहीं पढ़ना होता। आप 1 या 2 घंटे पढ़ रहे हो, वो जो पढ़ रहे हो आप, वो कैसा आप उस चीज को समझ रहे हो, कैसा आप उस चीज को गेन कर रहे हो अपने माइंड में, उस चीज से क्या समझ रहे हो आप, प्रैक्टिकली क्या समझ रहे हो, और उस चीज को आप कैसे अप्लाई करोगे आगे एग्जाम्स में या फिर कहीं भी, वो चीज मैटर करती है आपकी। पढ़ना नहीं कि हम बस बोलते कि, मैंने बहुत बच्चों को सुना है, बहुत बार सुना है कि हम 16-16 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, वो मैटर नहीं करता। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो कितना आपको उसमें सीख रहे हो, कितना आप उससे गेन कर रहे हो, और कितना आप उसको आगे इम्प्लीमेंट करोगे, वो मैटर करता है। उससे से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे कि आप, मैं बताऊँ एग्जाम्पल दूँ आपको, सिंपल एग्जाम्पल। आप पढ़ो, फिर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। आप उसके उसी उसी जैसे आप टॉपिक मान लो कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, या फिर बायोटेक्नोलॉजी का कोई टॉपिक आपकी बुक में होगा, टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी का 4th चैप्टर मेरे ख्याल से वो पढ़ रहे हो आप, तो उसके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप देखोगे हाँ मुझे आ रहा है। जब आपको आ रहा है तो आप उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप उससे मोटिवेट हो खुद से। और मोटिवेट कोई आपको, ना मैं करूंगा, ना मैम करेंगे, ना कोई आजकल यूट्यूब में होते हैं, कोई मोटिवेट नहीं करता। हम मोटिवेट करेंगे एक दिन के लिए, हाँ आज देखिए वीडियो, बस आज हम पढ़ते हैं ढंग से, वो मोटिवेशन नहीं होगी। वो मोटिवेट आप खुद अपने आप खुद ही करते हो। खुद ऐसे करोगे जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसको देखोगे, हाँ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करोगे, उससे आप मोटिवेट होगे। और वही आपके लिए मोटिवेशन का एक मेन बेसिक पॉइंट है। पढ़ो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, 1 घंटे पढ़ो, मैंने बोला 2-3 घंटे पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो। उस जो 1 घंटे पढ़ा आपने, उसके आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, आपने देखा कि हाँ यार ये सही चीज़ है, समझ के पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, और भी आपके काफ़ी आपको लग रहा है कि हाँ आज मैंने कुछ सीखा है, तो उससे आपका धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, मोटिवेशन मिलेगी, और स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसे नहीं होगा अचानक से एक दिन में ही आपको किसी ने भर दिया कान में, और एक दिन से, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, एक दिन से मैंने बोल दिया, मोटिवेट कर लिया आपको, फिर आज के लिए तो आपको कर लिया मैंने मोटिवेट, आगे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। एग्जाम तो मई में ना आपका, तो ये चीज़ें आप अपने एग्जाम जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, उसको आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, उसको बड़े ध्यान से पढ़ो। मैं तो बोलता हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो उसके, जो पढ़ते हो आप, उससे आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ये तो मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर या उसके बारे में देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उससे आपका ऑब्वियसली मोटिवेट और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। बेसिकली ये क्वालिटी चीज़, ऑफ एजुकेशन ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए रेदर देन क्वांटिटी। अच्छी क्वालिटी पे ध्यान दोगे तो हाँ बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली। हाँ। पता आपको, जैसे आपने आपने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, पता लग रहा है कि हाँ इस फील्ड से काफ़ी आ रहा है,
तो आपने पहले वो चीज़ पकड़नी है, कहाँ ज़्यादा आ रहा है, हम्म कौन सा टॉपिक मेन है आपका चीज़ में। जैसे कि नीट का तो मुझे पता नहीं, हम्म जैसे कि आपका हो, जैसे हमारे होते हैं कि पर्टिकुलर बायोटेक से काफ़ी पोर्शन आता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैंने बीएससी की थी, एमएससी की थी, तो मैं वो पकड़ता था, टॉपिक अभी भी पकड़ना आता है नीट वो। में बायोटेक से अच्छा क्वेश्चन आते हैं 12th में, बढ़िया आता है उस हाँ, दो तो यूनिट से। हाँ, वो बहुत, तो उसको देखो जो आपका मेन पोर्शन कहाँ कौन सा कवर हो रहा है, हम्म वहाँ ज़्यादा पकड़ो उस क्वेश्चन को, उस चीज़ को पकड़ो, और वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और उससे धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। टीम मोटिवेट तो चलो होता है इंसान, पर मोटिवेट आपको खुद ही होना पड़ेगा। ना वो कोई कराएगा, खुद होना पड़ेगा मोटिवेट। मोटिवेट होंगे जब आपके पास इनफ नॉलेज होगी, नॉट क्वालिटी क्वांटिटी, नॉट क्वांटिटी क्वालिटी, विथ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के साथ पढ़ोगे अगर 1 घंटे, 2 घंटे, ये मेन चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि हाँ, हाउ हाँ। यू फेस योर सेल्फ आफ्टर योर मिस्टेक्स। आपको पता है आपसे गलती हुई है, अब आप अपने आप को कैसे फेस करते हो अपनी गलतियों के बाद। अब गलती तो चलो, हाँ, गलती तो हो सभी करते हैं, गलती तो एक, ये तो पार्ट रहेगा, तो ऐसे थोड़ी ना कि आप ज़िंदगी भर करे हो गलती आप, मेरे हिसाब से। जब आप गलती करते हो, आपको लग गया पता, हाँ, फिर हमें हमें महसूस हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है। किसी-किसी लोगों को महसूस नहीं होता कि मैंने गलती की हुई है, वो सोचते हैं कि हम सही चल रहे हैं। वो तो फिर छोड़ो, वो तो अलग बात रहेगी। जिसको लग गया पता कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, कि हाँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम्पल कि ये टॉपिक बहुत आता है पेपर में, मैंने यहाँ से नहीं पढ़ा, गलती थी तुम्हें। तो सुधार के नेक्स्ट ईयर आपको उसको, उसमें जहाँ से मैंने छोड़ा था उसको पढ़ो, वो चीज़ ज़्यादा कैप्चर करो, अपनी गलती को सबसे पहले तो अपनी गलती देखनी है, कहाँ मैं गलत रह गया। वो मेन होता है कि देखना, क्योंकि आपको लोग तो बोल देंगे, लोगों की मत सुनो, खुद देखनी अपनी गलती। लोग तो आपको, अगर आप सही भी होगे तब भी आप गलत बोलेंगे, लोगों को मत सुनो। खुद जब महसूस हो रहा है आपको अपने आप से कि हाँ यार, यहाँ मेरे से गलत हो गया, इस पॉइंट पे मैं गलत था, वो आपको सबसे पहले जानना है। उसके लिए आपको खुद, ये तो आप खुद कर पाओगे, कि कोई नहीं बताएगा आपको, और ना किसी की सुननी है आपने चीज़ में। खुद आप अपनी गलती देखो, समझो, जानो, उसके बाद आप उसको इम्प्रूव करो। जब आप समझ, देखोगे, जान जाओगे ना, तो इम्प्रूवमेंट भी आप खुद ही करोगे। बाकी आपके पास अच्छे-अच्छे गाइड्स होते हैं, आपको जैसे कि मैम होगी, वो भी आपकी गलती देखेंगे, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं उनको तो सुननी है। अदर देन कोई ऐसे होंगे जिनको पता नहीं इस फील्ड के बारे में, कोई भी आके आजकल तो कोई भी बोल देता है कि हाँ, कोई भी बोल देता है कि तुम गलत हो, कोई भी ये चीज़ गलत है, उनकी नहीं। जिसको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है, उससे पूछो, उससे जानो, या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन तो खुद देखो कि हाँ, कि मेरे से ये क्वेश्चन नहीं किया, मेरा ये क्वेश्चन रह गया, मुझे आता था ये, मैं कर सकता इसको, कि मैं पढ़ सकता था इसको। तो इम्प्रूवमेंट आप खुद ही करो उसको, अपनी गलतियों को, और किसी अच्छी गाइडलाइन से लो, जैसे मैम हो गए, ये हो गया, जैसे पेरेंट्स हो गए आपके, वो आपको वही होता है ऑप्शन में, और कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जानना है अपनी गलती को, वो मेन होता है। अगर जानोगे नहीं आप, तो फिर आप गलती करते ही रहोगे, वो जानना आपको खुद ही है, और बेसिकली हमको लग सेल्फ जाता है पता। रियलाइजेशन, बेसिकली हाँ, सेल्फ एक रियलाइजेशन हो जाए वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी है, और अब होता भी है हमारे को, अब उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हो, या उसको आप लेके इसको एक आप मेजर ले रहे हो, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपना नज़रअंदाज मत करो, उसको देखो, समझो, जानो, फिर उसको अपने सीखो और उसको सुधारो खुद ही। होता है, अभी आप बच्चे होगा, पर आप, ठीक है, जब आप इस स्टेज में आप जानोगे, समझोगे, तो आप आगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें तो बाद में देखा मैंने, आपको तभी गाइड मिल रहा है, तो आप करो चीज़ें, अच्छी गाइडलाइन मिल रही है ऑनलाइन मैम से, और भी अच्छे लोगों से, तो आपको करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। अब यार एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सारे हाँ, बच्चे जानना चाहते हैं कि पीएचडी करते हुए साइंटिस्ट का पे स्केल अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, हाँ, ये मनी वाला केस, हाँ, पे स्केल तो बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, क्योंकि आजकल पढ़ लिख लो, ठीक है, नॉलेज आपका पेट नहीं पालती। नॉलेज आपका पेट पालती है इनडायरेक्टली, पालती है, पर ऐसे नहीं कि आपके पास नॉलेज है, इनफ है, बस बैठे हो फिर आप, वो नहीं होता। ये है कि आपके पास पे स्केल जो है आपका, काफ़ी अच्छा पे स्केल होता है। मैं बोलूँ नीट में जो है ना, नीट में क्या होता है, नीट के बाद आप पीजी करोगे आप, आपका एमडी होता है, ठीक है ना? 5 साल एमडी करोगे, फिर उसके बाद आपके पास और एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, फिर आप जॉब लगते हो। लेकिन जो हमारी फ़ील्ड है, ठीक है, इसमें आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मैं बीएससी में पास स्कॉलरशिप में पढ़ा हूँ मैं। मेरे को 2000 स्कॉलरशिप मिलती थी बीएससी में। फिर मैंने आईसीआर के थ्रू, फिर मैंने अपना एग्ज़ाम दिया दोबारा से एमएससी के लिए, आईसीआर का, उसमें मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है। उसमें मुझे 5000 से लेकर 12000 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद मैंने पीएचडी की, अभी जो कर रहा हूँ मैं करंटली, इसमें मुझको स्कॉलरशिप मिल रही है 31000, बढ़ जाएगी, गम बढ़ जाएगी, उसमें विद एचआरए मिलती है।
आपको एचआरए मिलता है, आपको 18%, मतलब रेंट आपका रहना फ्री है। मुझे 31,000 मेरे हाथ में आ रही पूरी खाली। ये तो हो गया हमारा ड्यूरिंग स्टडी। फिर इसके बाद जब आप साइंस, इसके बाद आप, हाँ पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक होती है, एक चीज बताता हूँ मैं, पोस्ट डॉक्टरेट। पीएचडी के बाद आपके पीएचडी, हाँ ड्यूरिंग, हाँ एक चीज और भी है, ड्यूरिंग पीएचडी आपकी पीएचडी 5 साल की होती है। तो 5 साल में शुरू के 2 साल आपको 31 मिलते हैं अभी फिलहाल, करंट जो वो है सैनरियो है इसका पे स्केल का, वो आपका 31,000 पे है। फिर आफ्टर 2 ईयर, जो लास्ट के 3 ईयर होंगे उसमें आपको 35,000 मिलेंगे। अभी तो बढ़ना है पे स्केल, हमारा गवर्नमेंट ने बोला है बढ़ने को। एचआर तो मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको ये है कि जब आपकी ड्यूरिंग स्टडी है तो स्टडी में आपको पैसे मिल रहे हैं आराम से। मैं आराम से मैंने गाड़ी ले ली अपने पैसों से, जो इसमें बैठा हूँ मैं अपने ईएमआई अपनी इससे ही भर रहा हूँ ड्यूरिंग जो मेरे पैसे तो आते हैं। मुबारक हो यार। हाँ मैं ऐसे बता रहा हूँ कि मतलब आप खुद साथ साथ में आपको पैसे मिल रहे हैं ड्यूरिंग। फिर जब आप, ये हो गया आपका पीएचडी का हो गया, उसके बाद आप पोस्ट डॉक करने जा सकते हो बाहर। पोस्ट डॉक में आपको और अच्छे पैसे मिलते हैं, 60-70,000 रुपए। जब आपका पोस्ट डॉक तो आपका करना ही पड़ेगा, मतलब कंपल्सरी इन द सेंस ही आपको करना है, नहीं पड़ेगा मतलब कि करना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। एक्सप्लोर मिलता है आपको इसमें, साइंस रिसर्च फील्ड में साइंटिस्ट अगर बनना है आपको, पोस्ट डॉक करना आपके लिए मस्ट है मेरे हिसाब से। नहीं, अगर नहीं करना तो आपके पास और ऑप्शन, जॉब के और ऑप्शन भी होते ही है। तो इससे आपके पे स्केल अच्छा बढ़ जाता है। आपको आपको जब आप पोस्ट डॉक करोगे तो आपको पैसे अच्छे मिलते हैं जब आप साइंटिस्ट बनोगे या पर्टिकुलर कहीं। तो साइंटिस्ट आपके ये नहीं कि गवर्नमेंट फील्ड में आना, आपके काफी प्राइवेट सेक्टर में भी आपके आजकल काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आरडी सेक्टर होता है हमारा, हर कंपनी में होता है वो। हर कंपनियां, हर फील्ड में होता है वो, मतलब आपकी आरडी हमारा हर उसमें कंपनी में और इंडस्ट्री में होता है। तो वहाँ जाओगे तो वहाँ अच्छा पे स्केल होता है आपका। अबाउट स्टार्टिंग 1 लाख से होती है शुरू। अभी बता रहा हूँ मैं, इन फ्यूचर तो बढ़ती जाएगी आप जैसे डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का। तो आपका स्टार्टिंग बेसिक आपको 1 लाख मिलता ही मिलता है जब आप आफ्टर पोस्ट डॉक के बाद। ड्यूरिंग पोस्ट डॉक भी आपको काफी अच्छे डॉलर्स में पैसे मिलते हैं। जब आप फॉरेन जा रहे हो, मान लो यूएस जा रहे हो, मैं सर गए भी यूएस गए, तो उनको कितना मिल रहा है, उनको $12 कितना, $1200 मिल रहा है। तो लाख से ऊपर मिल रहे हैं उनको अभी भी। स्टडी कर रहे हो, पोस्ट डॉक टाइप की स्टडी होती है। एक मेरी फ्रेंड गई है जर्मनी, वहाँ पर यूरो होता है तो उसको मिल रहे हैं 2,000 यूरो, तो उसको कम से कम 2 लाख कुछ मिल रहे थे, जो अगर इंडियन करेंसी से हम वो मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेट करें, तो आपको मतलब कि इसमें आपको, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, साइंटिस्ट बन रहे हो, तो 1 लाख से कम नहीं आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही। जैसे कि हमारे आपको मैं अपने लोकल बताता हूँ, जो इंडिया में इंस्टीट्यूट है, सीएसआर लैब है, वहाँ भी आपकी स्टार्टिंग पे स्केल आपकी 1 लाख से ऊपर ही होती है। तो आपका ऐसा नहीं है कि आप आफ्टर ड्यूरिंग आप स्टडी तो आपको पैसे मिल ही रहे एज स्कॉलरशिप, आफ्टर दैट आपको पे स्केल काफी अच्छा मिलता है 1 लाख से ऊपर। यहाँ तो ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर ये नहीं कि आप टाइम कंज्यूमिंग है पर उसमें पैसे मिलते हैं आपको। ऐसे नहीं कि आप खाली बैठे हो, आपको ड्यूरिंग स्टडी में आपको पैसे मिल रहे हैं, ये है। तो अभी तो और आफ्टर वैसे पीएचडी ये तो अभी अपना बता रहे हैं, जब तक ये लोग पहुंचेंगे तब तक तो और बढ़ जाएगा ना पे स्केल हाँ, कंपैरेटिवली, तो नहीं, है ना? अभी आपको मैं करंट का बता रहा हूँ, करंट सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, करंट जो आपका पे स्केल है तो बढ़ता रहेगा ऑब्वियसली। आप टाइम मेरे ख्याल से कि 2 लाख डबल ना हो जाए जैसे हाँ। डेवलपमेंट और इंडिया की, तो काफी बढ़ेगा। मेरे टाइम जब मैं था बीएससी में, तो उस टाइम भी जब ड्यूरिंग बीएससी और अपने +2 में, तो उस टाइम इतनी पे स्केल नहीं था। अब बढ़ना शुरू हुआ है। अब धीरे जब डेवलपमेंट हो रही है, जब पैसा आ रहा है, उतना हमारी पे स्केल बढ़ रही है। क्योंकि साइंटिस्ट को जैसे आप मोदी जी और बेसिकली रिसर्च फील्ड में काफी पैसे लगा रहे हैं, तो रिसर्च फील्ड जब ज्यादा पैसा लगेगा तो उतनी आपको, वैसे आपको इनकम भी इतनी अच्छी रहेगी। तो मेन वही है। एग्जैक्टली सो वो आपको हाँ बेसिकली, अगर आप साइंटिस्ट की तरफ जा रहे हो तो आपको पढ़ने के पैसे भी मिल रहे हैं, पढ़ते पढ़ते पैसे भी हाँ मिल रहे हैं, और उसके बाद भी पैसे मिल रहे हैं। समझ रहे हाँ, हो? वही बोल रहा जैसे कि मैं खुद भी देख लो, अब ये चीजें आप बहुत 31 बहुत होते हैं स्टडी करते हुए रहना फ्री है। और खाने कितने लगते हैं, खाने कितने लगते हैं, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार लगा लो मैक्सिमम। बच्चे रहे बाकी, वैसे तो फीस भी खुद भलो आराम से अपनी। और सब कुछ खुद होता है यार। अब तो अभी है ना, बाद में बढ़ जाएगी। अभी इवन अभी बोल रहे हैं बढ़ाने को, इसको 50 तक हो जाएगी आई थिंक। 40 से 50 तक कर लेंगे, जो अभी 31 मिल रहे हैं हमारे को। तो ये तो आपके टाइम तो काफी बढ़ जाएगी जब तक आप आओगे। ड्यूरिंग स्टडी भी आपको, आफ्टर स्टडी भी आपको पैसा है इसमें, ये है इसमें अच्छा, ये चीज है। एक और क्वेश्चन है इनका कि जैसे हाँ, जो साइंटिस्ट का काम है स्ट्रेसफुल है? कोई ऐसा काम नहीं जिसमें स्ट्रेस ना, स्ट्रेस यार अपने ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेस नहीं कह सकते आप बेसिकली। वर्कलोड होता है काफी,
तो उसको आप लोड को आप एक ना अपने काम को अपना हॉबी लेके चलो। अगर आप काम को काम लेके चलोगे ना तो आपको स्ट्रेस लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। अगर आप अभी पढ़ रहे हो, आप नीट तैयारी कर रहे हो, अगर आप उसको लाइक बस आप काम लेके चल रहे हो, हाँ, काम है निकालना है, बस वो करना है, एक हॉबी लेके चलो कि हाँ मैं निकालूंगा फिर मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर आप काम को हॉबी लेके चलोगे तो कभी आपको स्ट्रेस और टेंशन, ये जो भी चीजें होती है, एंग्जाइटी वगैरह, ये बकवास चीजें बोलता हूँ मैं, कभी नहीं आएगी। ये चीजें है कि आपको उसको हॉबी लेके चलो। थोड़ा बहुत वर्कलोड होता है, कभी रिजल्ट नहीं आते हैं, वो चीज़ चलो फेस तो करनी पड़ती है, और उससे आप सीखते बहुत कुछ हो, गलती अपनी। ये है मतलब बेसिक बेसिक ये इसका गुरु मंत्र है, काम को काम लेके मत चलो, काम को एज अ हॉबी लेके चलो। जब आप हॉबी लेके चलोगे तो आपको फिर वो सही रहेगा। ये है उसको आप अपना नहीं लेके चलोगे। गर्मी है बहुत। ओके, हाँ यार दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, वन मोर क्वेश्चन, कि आपको याद है कोई ऐसा सब्जेक्ट या कोई ऐसा एग्जाम जिसमें आपके बहुत कम मार्क्स आए थे, और आपका क्या रिएक्शन था, आपने कैसे उससे डील किया? कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बहुत कम नंबर आए और वैसे हाँ दिल से टूट गया? बहुत। मेरे मैं आपको एग्जाम बताता हूँ कि मेरा एग्जाम था कौन सा था, नेट नेट का एग्जाम था मेरा, ISR में नेट होता है। बहुत कम, मतलब कि उसमें मेरे क्वालिफाई नहीं हुआ था वो, जबकि मैं बहुत पढ़ के भी गया था। मतलब कि ठीक है, पढ़ के गया था, कम नंबर आ गए, क्योंकि मैं अच्छे से अटेम्प्ट, हाँ एक चीज़ अटेम्प्ट भी अच्छे से करना होता है। आप मैटर ये भी करता है आप अटेम्प्ट कैसे कर रहे हो। 3 घंटे जो है ना आपके, नीट का एग्जाम 3 घंटे का होता है, कोई भी एग्जाम हो आपको जितने घंटे का भी है, आप उस घंटे में आपका दिमाग कितना फ्रेश है, और आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे आप क्वेश्चन को समझ रहे हो, कैसे आप उसको उसमें टिक कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। मैं बोलता हूँ आपकी स्टडीज से मैटर, आप स्टडीज ज़्यादा आपके पढ़ाई ज़्यादा मैटर करता है, आपके 3 घंटे जो आप वहाँ बैठ के दे रहे हो। मैं से बच्चे को बोलूँगा उस टाइम आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, मतलब सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के, बस फ़ोकस वहीं रखना है। काफ़ी एग्ज़ाम ऐसे होते हैं, मतलब कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते कम हैं, पर वहाँ पर उनका दिमाग एक्टिव होता है पूरा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो कि पढ़ना है, रात भर पढ़ते रहेंगे, सोते नहीं है। अपना टाइम शेड्यूल चेंज कर लेते हैं। बहुत, मेरा दोस्त था एक, एग्ज़ाम्पल था दोस्त का, उसका टाइम शेड्यूल ये था कि रात को पढ़ना है, सुबह सोना है। तो जो भी मैक्सिमम एग्ज़ाम होते हैं, सुबह होते हैं, तो उसका शेड्यूल ऐसा हो गया था कि उसको दिन में ही नींद आती थी। तो उसने एग्ज़ाम दिया, तो जब एग्ज़ाम देने बैठा तो वहाँ सोया हुआ था, नींद आ रही थी उसको। क्वेश्चन उसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो रहा था, फ़ोकस नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका पीरियड था नींद सोने का, और उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, अपना इतना पढ़ने के बाद भी नहीं क्वालीफ़ाई कर पाया। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो आपका बायोलॉजिकल टाइम पीरियड है जो आपका बॉडी का, उसको मेंटेन करना है कि आपको जल्दी सोना है। जब भी एग्ज़ाम है, उसको एग्ज़ाम में आपने अपने आप को जगा के रखना है, फ्रेश रखना है, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी बॉडी उस अकॉर्डिंग चल पड़ती है। समझ रहे हैं मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जब भी एग्ज़ाम हो, आपने एग्ज़ाम, मोस्ट एग्ज़ाम के दिन में होते हैं, मॉर्निंग के दिन में होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने अपने आप को ऐसा बना दिया कि रात को पढ़ना है, सुबह सोना उस टाइम पे। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे आप सो रहे होंगे, ऐसा होता है, और एग्ज़ाम आप अच्छा नहीं दे पाओगे। तो ये मत करना आपने, अपने बायोलॉजिकल जो आपका बॉडी का बायोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है, आपका रिदम पीरियड होता है, उसको आपने मेंटेन कर रखना है। रात को पढ़ो, पर जो आपका सुबह जल्दी उठो, और जो जब एग्ज़ाम का पीरियड होता है, मैं 9 से मॉर्निंग के 9 से आपका 3 बजे तक, उसमें आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। मतलब कि पढ़ने से एक्टिव रखोगे तो आपका जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें एक्टिव रहोगे, तो फिर आप पे कम नंबर नहीं आएँगे उसमें से, मैं बोलूँगा आपका ईज़िली हो जाएगा। वो मैटर करता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा उस टाइम, मैं भी ऐसा था, दिन में सोना, रात को पढ़ना, तो एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हुआ, दुःख होता है, सैड होता है दुःख यार, कि यार इतना अच्छा पढ़ने के बाद भी नहीं रिज़ल्ट आया, वो रिज़ल्ट नहीं आ पाया। गलती मेरी अपनी थी कि मेरा अपना सब कुछ शेड्यूल चेंज हो गया था। पेपर में ढंग से नहीं पढ़ पाया, नहीं देख पाया, नींद आ गई वहाँ पर, कि मैंने अपने आप को ऐसे रख लिया था। तो फिर क्या हुआ, फिर नेक्स्ट टाइम अपनी गलती सुधारी, टेस्ट क्वालीफाई किया, फिर और ज़्यादा खुशी हुई। ये होता है, खुशी मिलती है जब वो थोड़ा गलती करने के बाद आप सुधारते हो और उसके बाद आपको अच्छा एक रिज़ल्ट मिलता है। तो ये होता है, क्योंकि आपको ये नहीं कि आपको हर जगह सफलता मिलेगी। कभी-कभी आपको सफलता मिलेगी, उससे सीखना है। जब तक आपको फेलियर नहीं हो, जब तक आपकी लाइफ में ना हो, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। लाइफ फेलियर भी लाना है। मैं कहता हूँ होना चाहिए, एक चीज़ आपको मिलना चाहिए फेलियर। और डोज़ होता है एक सफलता का। मैक्सिमम बच्चों का यही है कि रात को पढ़ते हो, तो एटलीस्ट एग्जाम नहीं, से 1 डेढ़ महीने पहले तो कम से कम सेट कर हाँ, लिया अपना। हाँ। हाँ, मैं बोलता हूँ रात को पढ़ो, अभी आप पढ़ो। जब आपका 1 मंथ पहले ना, क्योंकि आपका मैक्सिमम 21 दिन का होता है। 21 दिन तक 21 आप दिन का कंटिन्यू अगर आदत उसको बनी। टाइम हाँ, चेंज करोगे ना आप, मतलब रात को पढ़ोगे, मैं नहीं बोल रहा, जब आपका एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप अपने आप को शेड्यूल चेंज कर लो।
रात को पढ़ना छोड़ो, सुबह उठ के पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आपका फिर वो बहुत मैटर करता है। आपको नोटिस करना चीज़ को, उस टाइम आपको नींद आ रही होगी एग्ज़ाम में। ये हो चुका है, मेरे दोस्त साथ में से, इवन मेरे साथ हो चुका है, दोस्त मेरे साथ को। भी हो रखा है। ये हाँ, होता है इसलिए यार, आप ना, रात को पढ़ने की आदत होती है, दिक्कत होती है। हाँ, फिर रात भर आप जागे रहोगे, वहाँ पर जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में आपका फिर दिमाग नहीं होता है, नींद आ रही है, क्योंकि आपको उस टाइम तो आपका टाइम रेस्ट बन चुका है। लास्ट नाइट पढ़ रहे हो आप, लास्ट नाइट तो मतलब कम से कम देखो, लास्ट नाइट मत पढ़ो, रिलैक्स होके जाओ, सो के जाओ, आराम से एग्ज़ाम दो, क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपको घुमा-फिरा के देते हैं, जो कि आपके दिमाग से चलेगा क्वेश्चन, वो पढ़ाई मैटर नहीं करेगी वहाँ पर। आपके वहाँ पर एक्सपीरियंस, जो आपने 2 साल आपने प्लस 1 प्लस 2 में लगा रखी है, और आपकी नॉलेज, किस फील्ड से नॉलेज है, उस टाइम आपको मैटर नहीं करेगा कि हाँ, एक पर्टिकुलर हाँ, टिक मारना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको अपना दिमागी आपका काम करना चाहिए, काम आता है। वो तब आएगा जब आप फ्रेश होंगे, एग्ज़ाम देने बैठे होंगे। फ्रेश तभी होंगे जब आप रात अच्छे को से पढ़ने के सोएंगे। अलावा सुबह पढ़ोगे। ये चीज़ है। 1 मंथ के लिए, सिर्फ मैं लास्ट मंथ के लिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी काफ़ी बच्चे लास्ट रात को ही पढ़ते हैं। मैं नाइट वो हूँ, नाइट को पढ़ने वाला। तो 1 मंथ पहले अपने आप को चेंज कर लेना शेड्यूल। बहुत एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आपको मैं, कर लेना चेंज। क्योंकि फिर आपका एग्ज़ाम में रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर क्यों नहीं आएगा, फिर पता नहीं चलता इतना पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं रिज़ल्ट आ रहा। तो गलती हमारी वही होती है कि हम ढंग अच्छे से उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए। हमारा वहाँ पर दिमाग चल नहीं रहा था इतना। ये है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है एक्चुअली कि हाँ। प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं होता तो क्वेश्चन सामने होता है, दिखता है, लेकिन समझ नहीं आता पढ़ के सम स्टेटमेंट, सच में ही टाइम नहीं आता कंज्यूमिंग समझ। टाइम भी, हाँ। हाँ, टाइम भी लगता है उसमें समझने में, और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है उसमें। एक क्वेश्चन में आपका जहाँ पर 1 मिनट लगता है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट लगते हैं, हाँ। क्योंकि आपका नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है वहाँ पर, आप वहाँ पर फोकस नहीं कर पा रहे, आपको नींद आ रही है, ये चीज़ें होती है। तो ओके, इसलिए सो मैं बोलता हूँ इसके कि ये बहुत चीज़ है, बहुत मैटर चीज़ है। आप अभी आपको फ़ील नहीं होगा, पर ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप 3 घंटे बहुत मैटर करते हैं आपके एग्ज़ाम में। 3 घंटे आपके लिए बहुत मैटर करते हैं। उस 3 घंटे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कितना फ़ोकस्ड हो, कितना आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है उस क्वेश्चन में और उस एग्ज़ाम में, वो बहुत मैटर करता है। 3 घंटे, याद रखना आपने। ये चीज़ है। सो एक और क्वेश्चन है दैट हाँ, हाँ। कैन यू एक्सप्लेन अ डे इन अ साइंटिस्ट लाइफ, कि एक साइंटिस्ट का दिन एक दो हाँ, हाँ। 24 आवर का कैसा होता है? यार कूल होता है, कुछ नहीं होता है, मस्त होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। आप जाओ, देखो मैं अपना, चलो मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं अपना बताता हूँ। हम भी अब एक प्री साइंटिस्ट तो कह सकते हैं हम। उस फील्ड में आ चुके हैं। सुबह जाओ, अपना हमारा क्या होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट लगते हैं, तो अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो। एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करने के लिए हमें पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। मतलब आप तो बुक्स पढ़ते हो ना, तो हमें पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। पेपर्स को पढ़ो, फिर अपना एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करो, एक्सपेरिमेंट लगाओ। टाइम उसमें टाइम वो डिपेंड करता है कि किस टाइम का है, कितने टाइम का एक्सपेरिमेंट लगाओ। नॉर्मली फिर अपना थोड़ा फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें थोड़ा चाय पी लो, घूम लो, अपने आप को चिल करो, क्योंकि ज़्यादा ही पढ़ते रहना है। जब एक्सपेरिमेंट लग गया, फिर उसका रिजल्ट देखो, उसके रिजल्ट आ गए तो खुशी मनाओ, नहीं आए तो फिर दोबारा से इसको रिपीट करो, गलती देखो अपनी। ये लाइफ है, ज़्यादा कुछ फोकस ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है हमारी लाइफ कि हम कुछ ज़्यादा वो करते हैं। हम भी आप जैसे लोगों की तरह यार, घूमते, खाते-पीते, काम करते। काम हमारा थोड़ा ये है कि तो दिमाग होता है इसमें, हाँ, गलती कहाँ हो रही है हमें देखना होता है। हमें एक छोटी-छोटी बारीकी देखनी पड़ती है, छोटी-छोटी चीज़ें समझनी पड़ती है, जाननी पड़ती है। वो है, बाकी ऐसा कुछ कोई स्पेशल नहीं है साइंटिस्ट की, मतलब कि हाँ, कि अलग है आप लोगों से। नॉर्मल है हम भी। मैं भी घूमने जा रहा हूँ। फ्री टाइम में घूमो। हाँ, अपने आप को, हाँ, टाइम टेबल बनाओ, मैनेज करना पड़ता है, अपने टाइम को मैनेज करके चलो। वो साइंटिस्ट नहीं है, वो सब बच्चों को करना पड़ता है, तुम्हें भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ता है कि इस टाइम पे हमने ये करना है, इस टाइम पे हमने जाना है। टाइम मैनेजमेंट तो की पॉइंट है। बाकी सब सेम है, बाकी कुछ डिफरेंट नहीं है साइंटिस्ट के। वो हम भी आप जैसे ही है, बस अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं अपने उस तरीके से। ये है डिफरेंस, ज़्यादा बड़ा ओके, डिफरेंस कुछ नहीं है। हाँ, सो बस एक टाइम लास्ट मैनेजमेंट। क्वेश्चन। ओके, हाँ, जस्ट हाँ। एक लास्ट क्वेश्चन है दैट हाउ यू मैनेज योर स्टडी विद लाइफ, अपनी पढ़ाई करियर को अपनी जिंदगी से, जैसे घर है और भी 36 चीजें, कैसे मैनेज ये करते हो तो यार? ये तो मेन चीज़ है, लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस। ये एक लाइन है कि लाइफ इज़ आउट ऑफ बैलेंस। आपने कैसे बैलेंस करना है चीज़ों को, वो बैलेंस आपको खुद करना है अपने। वो ही उसका क्या चीज़ है उसमें बैलेंस करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट। आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो? हाँ, इस टाइम पे मैंने ये करना है। काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ें, मैं समझता हूँ, मुश्किल होती है चीज़ें करनी। आपका टाइम आप इसको आप कंटिन्यूटी में नहीं रख सकते। आपका कभी ना कभी बिगड़ जाता है, पर लेकिन तब भी आप जब बिगड़ रहा है तो दोबारा से आपने इसको राइट ट्रैक पे लाना है। आपने मैनेज करना है इस चीज़ों को, टाइम को। पता है हाँ, इस टाइम पे मैंने चश्मे टाइम है, सुबह उठना, जिम जाना है, डिसिप्लिन।
आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए इस चीज़ में कि हाँ, वो चीज़ करनी डिसिप्लिन आपके लिए बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन अगर हो बंदे में और हार्ड वर्क वाला हो, बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। डिसिप्लिन जो आपने करना है, जो कर रहे हो आप, उसमें कंटिन्यू होनी चाहिए। सुबह जिम जाना है तो जाना है, फिर आके मैंने एक काम करना है तो करना है, फिर मैंने वहाँ पर घूमने-फिरने जाना तो जाना ही है। ये नहीं फिर मैं काम करना है, फिर मैं काम जब जब जो चीज़ करनी है उस टाइम आपने वही चीज़ करनी है। फिर ये नहीं देखना कि मेरा वो मुझे काम है करना है, अच्छा मैंने वहाँ रह गया मेरा। जो चीज़ कर रहे हो उसमें उसमें आपने दिमाग को फ़ोकस्ड रखना है। चाहे आप कुछ खा भी रहे हो, चाहे आप घूमने-फिरने जा रहे हो, तो चीज़ें होती हैं। तो आपको मैनेज होगा आपके टाइम से ही, आप टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो। और ये नहीं कि बस पढ़ रहे हो, अपने आप को हर चीज़ में जाना है, गेम्स में जाओ, अदर एक्टिविटीज़ भी करो। ये नहीं कि बस पढ़ते रहो। और ये होगा आपको टाइम मैनेजमेंट से। ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का डेडली कॉम्बिनेशन है भाई, जिसमें है वो हाँ, तो फिर अलग है। डिसिप्लिन आपको बहुत मैटर करता है। हम्म बताओ। डिसिप्लिन आपको बहुत मैटर करता है। डिसिप्लिन जो हो ना अगर आप बंदे में और हार्ड वर्क तो चलो आप वो तो आप खुद होता है। डिसिप्लिन और हार्ड वर्क डेडली कॉम्बिनेशन है और ये आना चाहिए, होना चाहिए हर बंदों में मेरे हिसाब से तो। जो हाँ। करना है वो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, हम्म, फिर आपको कुछ और चीज़ नहीं दिखनी चाहिए और वो आप पे कंटिन्यू होना चाहिए। आज ही कर रहे हो तो वो आफ्टर 2-3 मंथ के बाद वो चीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ, आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, थक गए, तुरंत पे छोड़ दिया, बस हम देख लिया, कुछ फ़ायदा नहीं इसमें। शुरू-शुरू मुश्किल जनरली लगता है, फिर बाद में बैलेंस बन जाता है। जनरली लोग डिसिप्लिन को इससे मिसअंडरस्टूड करते हैं कि बस जल्दी उठना ही डिसिप्लिन है, जल्दी सोना डिसिप्लिन है, पर एक्चुअली घर नॉर्मल हंसना खेलना भी आपका डिसिप्लिन है कि अब ये फ्री टाइम है, हाँ, मैंने चेंज डिसिप्लिन करना है। हाँ, सही बोला तुमने, सही बोल रहे हो तुम। डिसिप्लिन ये नहीं कि आप जल्दी उठ के जल्दी सो रहे हो, ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन ये है कि जो आप चीज़ कर रहे हो, मान लो कि आपका टाइम था कि खेलने का, हाँ, तो आप वो खेल रहे हो उसी टाइम पे। ये टाइम था आपका मान लो कि खाने का, तो उस टाइम पे आप खा रहे हो। ये टाइम था पढ़ने का आपका, तो उस टाइम पे आप पढ़ रहे हो। और वो आपका डिसिप्लिन में वो उसमें आप डिसिप्लिन आता है। ये नहीं कि सो रहे हो आप, अच्छे ढंग से रह रहे हो, वो नहीं। आप जो चीज़ कर रहे हो उसमें आप वो कर रहे हो, वो हर रोज़ कर रहे हो आप, उस टाइम पे कर रहे हो। थोड़ा ऊपर-नीचे टाइम हो रहा है, पर आप कर रहे हो उसको, चीज़ों को, जो आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। जिम जाना, खेलना या फिर पेपर सॉल्व कर रहे हो, आपको पता है कि हाँ, पेपर सॉल्व करना है मैंने आज, तो आप कर रहे हो, उसको कंटिन्यूटी में कर रहे हो। ये नहीं 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 दिन के बाद आपने अगले हफ्ते दूसरे दिन किया, बीच में हफ्ते का गैप आ गया, वो डिसिप्लिन नहीं आएगा आपका, वो आपने अपना डिसिप्लिन तोड़ दिया। सोना-उठना नहीं आएगा, सोना-उठना भी आएगा डिसिप्लिन में कि आप हर रोज़ जल्दी उठ रहे हो। बस उठने के बाद आप उस टाइम को यूटिलाइज़ कर रहे हो। ऐसे नहीं कि उठ के आप ऐसे ही अरे-परे टहल रहे हो, घूम फिर रहे हो, कुछ यूज़लेस कर रहे हो, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, वो नहीं। उठ के कहीं आप उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो और जो यूटिलाइज़ कर रहे हो उस टाइम को आपको, वो आप कंटिन्यू यूटिलाइज़ कर रहे हो, हर रोज़ कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, डिसिप्लिन में आएगा, ये चीज़ है। यस यार, थैंक यू सो मच। अग्री हमने इतना सारा टाइम लिया आपका है, घूम रहे अरे थे। कुछ नहीं, थैंक यू सो मच यार। कोई ना और हाँ, बच्चों को ऑल द बेस्ट, आराम से एग्ज़ाम देना, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा टेंशन मत लो। ज़्यादा सोचो मत, ये घर वाले का प्रेशर होता है, वो ज़्यादा प्रेशर मत लेना किसी का भी। एग्ज़ाम दो, आराम से दो। एग्ज़ाम जो अभी हो रेदर देन नीट, जो एग्ज़ाम निकलेंगे मैं अपने साक्षी को दे दूँगा उसको, एग्ज़ाम की जो भी होते हैं ना नोटिफ़िकेशंस, वो भेज दूँगा, आपको फॉरवर्ड कर लेगी वो। जो भी आइज़र के निकलते हैं या फिर आईसीआर के निकलते हैं, मैं दे दूँगा, आपने उसकी भी ट्राई करनी है। मैं तो कहूँगा उसका भी आपने देखना एक बार, और एग्ज़ाम उसका ज़्यादा हाई लेवल का होता है, नीट से कम ही का होता है। हम्म हाई बेसिकली लेवल वही का। होता है ना, जैसे पीएमटी में भी होता था, आप वो प्रिपेयर कर लो तो बाकी सारे एग्जाम निकल जाते हैं। ये ऐसे हाँ, ही चलता वो है। प्रिपेयर हाँ, वो आप मेन फ़ोकस आप पीएमटी में रखो, मतलब मैंने पीएमटी निकालना है, आप वो रखो, लेकिन जो बाकी एग्ज़ाम है, वो उससे कम लेवल के ही है, तो आपके लिए ईज़ी हम्म निकल जाएँगे वो। आएगा तो वही ना +1 +2 का ही आएगा, मैथ, फिज़िक्स मैथ नहीं क्या बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये 3 हम्म चीज़ आएगी। इसलिए आप कुछ बाहर से कुछ नहीं आता। तो ये चीज़ें एक्चुअली। आप हाँ, इससे कुछ बाहर से चीज़ नहीं आएगा, लेकिन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा उसका। वहाँ हम्म डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि बायोटेक क्या है, इसकी उसका इन्वेंशन के सब कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि कौन से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो पूछेंगे मोस्टली एनसीईआरटी छोटे बेस्ड एग्जाम होते में। हैं। मोस्टली हाँ, एनसीईआरटी एनसीईआरटी लेवल तो के ही आप होते मैं हैं। हाँ, एनसीईआरटी तो आप मैं बोलता हूँ एक बार एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ लो आप। एनसीईआरटी की बुक लो, उसकी एक लाइन पढ़ लो। उसको पता होना चाहिए इस लाइन में, इस पेज, इस लाइन में क्या है। अगर अब टाइम है, अभी टाइम तो है ना आपके पास। हम्म अगर नहीं है तो फिर छोड़ो, पर फिर तो प्रीवियस क्वेश्चन जाओ। और एक-एक लाइन पता होनी चाहिए कि हाँ, इस लाइन का मतलब क्या है। नहीं यार, अभी भी फरवरी में अगर अभी भी स्टार्ट, जैसे बोर्ड्स आने वाले हैं इनके, तो 12th तो करेंगे ही। अभी भी 11th 12th करेंगे, हाँ, हो जाएगा, अभी है टाइम इनके पास। टाइम अभी है से तो फिर आप पढ़ेंगे तो पढ़ो। हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी मदर ऑफ ऑल बुक्स। वो पढ़ो आप। अब मैं हर एग्जाम में बोल रहा हूँ, मैं नीट के लिए नहीं बोल रहा, आप चाहे आगे हाँ यूपीएससी तैयारी कर रहे हो,
यूपीएससी में भी जो बड़ा सबसे इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़ने को बोलते हैं, हम्म क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर से कुछ नहीं आता। एनसीईआरटी ओके से ही देंगे क्वेश्चन घुमा फिरा के, वो आपको, और वो पता चलेगा तब जब आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखोगे हाँ ये तो घुमा फिरा के डलता क्वेश्चन, तो बेसिक तुम्हारा यही है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बस थोड़ा घुमा फिरा दिया है, ये होता है। अच्छा एक क्वेश्चन, आई एम सॉरी मैं पूछना भूल गई थी, हाँ रियली सॉरी, कि अगर मैं फेल हूँ, एक स्टूडेंट, ये काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि अगर बाई चांस मैं फेल हो जाऊं तो मैं अपने पेरेंट्स को कैसे हाँ फेस करूं? पेरेंट्स से पहले तो अपने पेरेंट्स को फेस, यार पहली बात फेल क्यों होना, फेल आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए, बाय चांस, ये बाय चांस भी नहीं आना चाहिए। फेल हो रहे हो, फेल क्यों होना, रीजन, उसके पीछे जो रीजन है फेल होने के पीछे, तो आप में कमी है जो उसको इम्प्रूवमेंट करनी ना। फेल तो होना नहीं, ये दिमाग में आना नहीं चाहिए कि फेल हो गए, वो हो गए, दिमाग में सबसे चीज तो आनी नहीं चाहिए, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए, मेन चीज तो आपकी पॉजिटिविटी होती है। अगर आपको पता है कि मैं कमजोर हूँ, तभी अगर पॉजिटिविटी है ना आपके अंदर, तो आप में, वो आपके लिए काफी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप पढ़ने के बाद भी सोच रहे हो कि हाँ फेल हो जाऊंगा, तब तो गलत है। अगर पढ़ रहे हो तो फेल तो कभी होंगे नहीं आप, अच्छे ढंग से पढ़ रहे हो। अगर तब भी मान लो फेल हो जाती है, तो यार पेरेंट्स समझते हैं बच्चे ने मेहनत की थी। अगर आप बिना पढ़े फेल हो रहे हो, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, आप पढ़े थे तो गलती आपकी है। अगर पढ़ने के बाद भी फेल हो रहे हो, तो आपको दिखता सबको कि आप यहाँ पढ़े थे, कहीं रह गए, गलती होगी, नहीं हो पाए क्लियर एग्जाम। कुछ नहीं यार, पेरेंट्स क्या फेस करना, पेरेंट्स समझते हैं, ठीक है, कुछ कुछ नहीं समझते, हर जगह अपनी अपनी फैमिली का अपना अपना होता है। तो उसके लिए आपको उनसे यही है कि अगली बार उनको दिखाओ कि हाँ अभी हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब क्लियर हो एग्जाम तो उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी। इस टाइम जैसे मेरे साथ भी, मैं भी काफ़ी टाइम एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुए थे, 2 साल नहीं हो पा रहे थे, जब हुआ तो भी पेरेंट्स खुश है, अच्छा मानते हैं, वो है। तो फेलियर तो होता ही है, आपका फेस करना पड़ता ही है, थोड़ा बहुत तो बोलती है घर वाले, सभी घर वाले बोलते हैं, ऐसे तो होते नहीं पर उसको फेस करके आपको अपने आप को दिखाना है कि हाँ नहीं हो गया, अपने आप इम्प्रूवमेंट ला के क्लियर करके दिखाओगी। फेस तो आपको यही करना तो पड़ेगा ही, पर वैसे मेरे हिसाब से दिमाग में मत लाओ कि फेल हो जाऊंगा मैं, पॉजिटिव रखो अपने दिमाग में, हाँ पॉजिटिविटी नहीं है तो कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं तो मैं कर सकता हूँ, मैं हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, क्यों नहीं कर सकता, सभी कर रहे हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, सभी के पास 2 आंखें है, 2 हाथ है, 2 टांगे है, बस पढ़ना है, ये चीज़ है। हाँ थैंक यू सो मच अग्रिम। बच्चों किसी को कुछ पूछना है सर से? सर को फ्री करो। किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है? हाँ, कुछ नो पूछना सर, हो नो तो मैम, पूछ सकते हो, थैंक यू सर। ओके ओके ओके, Thank you, थैंक sir. यू, वेलकम वेलकम थैंक यू सो वेलकम। मच अग्रिम, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, Thank you, sir. बहुत सारे मजे करना ठीक है और मुझे आके फोन करियो।